इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट हमने सेकंड लिया था हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर लिया हमने, बड़ा पार्ट था, फिजिकल का पार्ट था, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या फिर ये कह सकते हैं हम जियोलॉजिकल अपने जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके अलावा फोर्थ वाला पार्ट जो था फिजिकल डिवीजन के बाद में फोर्थ पार्ट हमने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम फिफ्थ वाला पार्ट जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम्स के बारे में। इसी के साथ में 6 थोड़ा सा पहले लेक्स, कौन कौन सी झीलें एंड वाटरफॉल उसके पास था, ये हमने चैप्टर तक पढ़ा। अब जस्ट इसके हम आगे बढ़े, क्या क्या पार्ट आ रहा है देखेंगे। नेक्स्ट आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 7 इंपोर्टेंट टॉपिक है, नाम है क्लाइमेट यानी जलवायु। क्लाइमेट या जलवायु बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले जलवायु कहते हैं किसको, इसके बारे में देखेंगे। जलवायु क्या होती है? भारत में जलवायु में मौसम, मानसून के बारे में बात करेंगे। भारत में मानसून कैसे आता है, मानसून की कौन कौन सी थ्योरियां हैं, किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जलवायु की परिभाषा क्या है, परिभाषा ठीक किसके संदर्भ में बात करेंगे हम, भारत के संदर्भ में। बस दूसरी बात डेफिनेशन कैसे, दूसरी इंपोर्टेंट बात क्लाइमेट जो है वह हम कहते हैं भारत में मानसून आना, भारत में मानसून, क्योंकि भारत का क्लाइमेट कैसा है, मानसूनी क्लाइमेट। मानसून का ऑनसेट कैसे होता है, आता कैसे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में भारत में मानसून के सिद्धांत, कौन कौन से इसके सिद्धांत दिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सिद्धांतों के बाद में क्लाइमेट में बात करेंगे मानसून का आगमन। तो मानसून का आगमन में मानसून के प्रकार या मानसून के प्रकार में क्या लिखेंगे, उनका आना, ऑनसेट ना, और उसका वापस लौटना। तो मानसून की शुरुआत कैसे हो रही है, शुरू कैसे हो रहा है ना, और उसका ऑनसेट क्या हो रहा है, और बाद में वो लौटता कैसे। उसके बाद में भारत में जलवायु का वर्गीकरण, तो जलवायु का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु का वर्गीकरण क्या है, तो जलवायु के वर्गीकरण में हम देखेंगे, यहाँ हमारे 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले कहेंगे कोपेन, तो कोपेन का वर्गीकरण। दूसरा थॉर्नवॉट, तो थॉर्नवॉट का वर्गीकरण। और एक टीवार्था का वर्गीकरण। टीवार्था यह इंपोर्टेंट हमारे क्लासिफिकेशन है इंडिया का, जहां से आपके अलग तरह से प्रश्न बनते हैं, तो टॉपिक बहुत ही अलग तरह से, ठीक, तो उनको हम समझेंगे आज की क्लास में।
कुछ बच्चे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लाइमेट यानी जलवायु क्या है। क्लाइमेट किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, तो क्लाइमेट का मतलब क्या है? जलवायु यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी किसी भी एरिया की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का वायुमंडलीय दशाएं हैं लंबे समय की, दीर्घ काल तक की। वापिस सुने, एक बड़े से भौगोलिक क्षेत्र में, बड़े से भौगोलिक क्षेत्र में दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। यानी एरिया बड़ा है और औसत वायुमंडलीय दशाएं कितनी है? दीर्घकालीन का मतलब 15 साल 20 साल की बात करते हैं, तो उसे हम इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, उसके अलावा अब आते हैं भारत के क्लाइमेट के अंदर। परिभाषा हमने देखी, परिभाषा के बाद मानसून क्या है। तो देखो, मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द जो है वह अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, मौसम से लिया गया है। मौसम का अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा में प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब बदलना। तो क्या है मानसून की विशेषता क्या होती है, उसके आधार पर समझ। मानसून का मतलब होता है कि हवाओं की दिशाओं में बदलाव। बदलाव भी कैसे? बिल्कुल 180 डिग्री से, यानी कि बिल्कुल उलट जाती है। जैसे हम कहेंगे, इसके बारे में पता लगाने वाले अरब के ज्योग्राफर लोग थे, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया। कुछ इरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, उस बुक्स के अंदर भी लिखा गया है इसके बारे में, और कहा गया है कि इनकी किस तरह से यह दिशाएं बदलती। तो भारत की जलवायु का कहा जाए, या भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु का कहा जाए, सब कॉन्टिनेंट की, तो वह जो है मानसूनी प्रकार की क्लाइमेट के अंदर आता है। भारत जो है वह एक सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट का एरिया है। सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है, याद रखना ना। यानी कि सब, यानी कि उपोष्ण, उप उष्ण है ना, उपोष्ण या ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु बोलते हैं। तो ये एक लाइन याद रखना है, सब ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है इंडिया का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने पर हम क्या देखते हैं कि मानसून का ऑनसेट कैसे होता है, उसके सिद्धांतों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसके सिद्धांत कौन कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अलग अलग लोग आए। सबसे पहले आता है हेली। हेली का तापीय सिद्धांत। पहले एक बात करते हैं, सिद्धांतों के अंदर नाम लिखते हैं और समझाता जाता हूँ। हेली का तापीय सिद्धांत, ये है हेली, और हेली का तापीय सिद्धांत क्या बोलता है? तापीय सिद्धांत। ठीक, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि हेली ने अपने तापीय सिद्धांत के अंदर क्या कहा है। यह 1686 की बात है, 1686 की बात है। ये एक एस्ट्रोलॉजिस्ट था, खगोलविद था, हेली। और उसने क्या बताया? उसने ये कहा कि भारत में जो यह जलवायु का चक्र है मानसून का, यह स्थल भाग और जल भाग के बीच में गर्म होने का जो अंतर है, उसके कारण होता है। वापिस सुने, इन्होंने कहा कि स्थल का भाग और जल का भाग, ये दो वाले पार्ट है। इन दोनों में जब टेम्परेचर यानी गर्मी पड़ती है, इन दोनों वाले एरिया में गर्म होने की और ठंडे होने की जो टाइम है, उसके अंदर अंतर आता है। क्योंकि स्थल का भाग जो है वो तेजी से गर्म होता है, और वाटर का पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो इन्हीं दोनों दशाओं के बारे में हमने यहाँ देखा।
ठीक, तो इसमें इसी को हेली होता है कि तापीय शीतलता, यानी तापन गर्म होने का जो समय का अंतर है उसके कारण। अब उसमें क्या बात है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको आप। तो जैसे हम दिमाग के अंदर लाते हैं कि इंडिया, और इंडिया के नॉर्थ की ओर देखते हैं, नॉर्थ के अंदर तो एक बड़ा सा जो हिमालय के ऊपर जो पड़ता है तिब्बत का पठार, उस तिब्बत के पठार की हाइट काफी ऊंची, काफी ज्यादा ऊंचा, और उसका एरिया भी बहुत बड़ा है। तो जब गर्मी पड़ती है, हीट पड़ती है अर्थ पर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिसीव कौन करता है? तिब्बत का पठार। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सन होता है उस समय की बात करें तो तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण वहां की हवा भी गर्म हो जाती है, और जब वहां की हवा गर्म हो जाती है तो वह हल्की हो जाती है, और हल्की होकर के वह धीरे 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 ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब हवा वहां से ऊपर उठ गई तो वहां क्या हो गया, हवा का दबाव जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि हवा तो वहां से ऊपर उठ गई। तो उसी को हम कहते हैं लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो ये क्या हो गया, ये लो प्रेशर क्रिएट हो। अब वहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर जहाँ है वहां से हवाएं जो है वह नॉर्थ की ओर चलेगी ना, यानी उस एरिया पे चलेगी जिस एरिया में लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर कहाँ रहता है उस समय में हाई प्रेशर की बात करते हैं तो वह हमारे अरब सागर के अंदर हाई प्रेशर है, हिंद महासागर के वाले एरिया में हाई प्रेशर, क्योंकि वहां क्या, एक तो गर्मी कम है इसलिए वहां हाई प्रेशर, जहाँ गर्मी ज्यादा है तो वहां लो प्रेशर। तो तिब्बत के पठार वाले एरिया पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, और वहां है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवाएं जो है वह लो प्रेशर की ओर चलती है, और इसी के साथ साथ अरब सागर से जब आती हैं तो उसके अंदर जल की बूंदें लहती हुई चली आती, तो और वह भारत के तटीय इलाकों पर पहले जो है अपना मानसून का प्रभाव दिखाती है, जिससे कहते हैं ऑनसेट ऑफ द मानसून। कौन सा? साउथ ईस्ट मानसून। मानसून भी दो प्रकार के जैसे पता है ना, तो साउथ ईस्ट मानसून वाला बात है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो हिंद महासागर से उठता हुआ 1 जून के आसपास की बात करें तो यह टकराता हुआ कहाँ से, अपने ये केरल के तट से होता हुआ, अंडमान निकोबार से होता हुआ उधर से एंट्री करता है, यानी केरल के तट पर आ जाता है। उसके बाद में बढ़ता 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 फिर जो गोवा तक पहुंचता है, कर्नाटक का पूरा गोवा, फिर तो है महाराष्ट्र का मुंबई वाला एरिया, और गुजरात से होता हुआ ये पूरा का पूरा इस तरह से कंटिन्यू इस तरह से चलता है। डायग्राम के हिसाब से समझा जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरी 2-3 बातें, इसकी खास बात क्या करते हैं। तो यह क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां लो प्रेशर है, उस लो प्रेशर को क्या है तक पहुंच रहा है, तो हवाएं जा रही, तो हवाएं अपने साथ में नमी लेके जाती हैं, उसी को हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून, या मानसून का आना, मानसून की शुरुआत होना, तो मानसून का ऑनसेट बोलते हैं, मानसून का आना। और ये मानसून आता कैसे, कौन सा मानसून है यह, तो नॉर्थ अपने साउथ वेस्ट वाला। इंडिया में वैसे 3 तरह से मानसून को हम देखें, मानसून का बहुत बड़ा, यानी यह मानसून का आना भारत में, मानसून का क्लाइमेट के बारे में अलग चीज है, और मानसून का आना, मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा, वर्षा के अंदर डिफरेंशिएट, कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, फिर कहाँ होती है, फिर कहाँ होती है। फिर धीरे 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 हम ये देखते हैं कि जून से महीने से लगाकर जून से पूरी जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर तक आते 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 इंडिया का डेजर्ट वाला एरिया, राजस्थान वाला लास्ट रहता है, या पंजाब डेजर्ट वाला, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट की बात है। तो यानी हम कहते हैं कि ईस्ट से लगाकर वेस्ट की ओर बढ़ता 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 या लास्ट में सितंबर महीने तक आकर के बिल्कुल इसका दबाव कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर जो होता है वह लो था, वह धीरे धीरे बराबर की स्थिति में आ जाता है। तो अब उसका पुल जो था, देखो 2 तरह से फैक्टर होता है, एक तो पुल और एक पुश फैक्टर। तो पुल फैक्टर का मतलब लो प्रेशर जो है वो पुल फैक्टर है, और पुश फैक्टर जो हाई प्रेशर है वो पुश फैक्टर है। तो हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं, धकेलता है, हाई प्रेशर धकेला जा रहा है, और जो है लो प्रेशर खींचने का काम कर रहा है। ये दोनों ही प्रोसेस चलते हैं। ये बताया था हेली का तापीय सिद्धांत होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई खास कोई लंबी चौड़ी बात थी नहीं। 2-3 जो आपको ध्यान में रखना था वो क्या चीज थी, कि बस हेली ने अपने तापीय सिद्धांत में ये बताया है कि स्थल और जल के तापमान में अंतर का प्रभाव पड़ता है, तापमान में अंतर का प्रभाव पड़ता है, उनके जो है
ठंडे होने की और जो है गर्म होने की दरों के अंदर अंतर है, इसलिए मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बताया था हेली। अब इस बात के बारे में बात करें तो अब देखो, जहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा तो वहां क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है उसके अंदर प्रेशर के अंदर जो है वह अंतर, उससे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच का डिफरेंस जो है जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से हवाओं को खींचेगा और आएगी हवाएं, और जितना कम उसके अंदर डिफरेंस होगा धीरे धीरे चलेगा, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से आपको और क्या समझ, यहाँ एक बात आती है, हालांकि यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ वो जानते भी नहीं थे उस पीरियड के अंदर, लेकिन बाद के लोगों ने कहा कि इस कारण का आईटीसीजेड का जो है खिसकाव होता है, ऊपर नीचे होता है आईटीसीजेड, और आईटीसीजेड के ऊपर नीचे होने के कारण जो है यहाँ मानसून का कॉन्सेप्ट होता है, ये उन्होंने बताया। आगे बात करते हैं, इसके अलावा ना और क्या चीज शायद बताया, आगे बात करते हैं। तो हेली ने तो बस इतना बताया, इतना आपको याद रखना है कि तापमान के अंदर क्या डिफरेंस है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की। और हाई टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा, जहाँ लो टेम्परेचर है वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। तो इस प्रेशर टेम्परेचर ने प्रेशर ग्रेडियंट पैदा किया, प्रेशर ग्रेडियंट से हवा का चलना शुरू, ये बताया हेली। ठीक है, यानी टेम्परेचर को उन्होंने मैन माना है, लेकिन ऐसा करने से वो बहुत सारी चीजें मिस कर गए। मिस क्या करके उन्हें बहुत सारी चीजों को बता ही नहीं पाए, व्याख्या ही नहीं कर पाया, और व्याख्या करने में वो विफल रहे। इसलिए यह एक सिद्धांत के हाँ तापमान जरूर इफेक्ट करता है जरूर, और वह परफेक्ट की बात है, लेकिन दूसरी चीजें कैसे परिवर्तित। तो भारत का मानसून तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डालने वाली बात है। यहाँ तो सबसे बड़ा टिपिकल पॉइंट वैसे यहाँ भारत का मानसून को समझना है, तो उन्होंने वो पूरी तरह से उनकी व्याख्या कर नहीं पाए। उन्होंने ऐसा देखा गया कि हम वहां बात करते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर, लेकिन क्षोभ मंडल के अंदर देखते हैं तो क्षोभ मंडल के अंदर जो हवाओं की बात, हम स्थल की ओर बात कर रहे हैं, वहां की हवाओं की बात करते हैं तो डायरेक्शन बात उल्टी है। वहां तो नॉर्थ से जो है हाई प्रेशर, जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर हवाएं आ रही, क्षोभ मंडल में नीचे से ऐसे चल रही, वो ऊपर की ओर ऐसे घूम रही। वहां तो एक तो वायु का त्रिकोशीय संचरण होता है, तो त्रिकोशीय संचरण तो बहुत चेंज वाली बात है, तो वो इस बात को बता नहीं पाए। उन्हें पता था नहीं कि जेट स्ट्रीम की क्या चीज होती है, उन्हें ये भी बात उस समय पता नहीं थी कि जो फेरल का नियम कैसे काम करता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वह राइट की ओर मुड़ जाती है और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर वह लेफ्ट की ओर मुड़ती है। इनके बारे में उन्हें जानकारी थी नहीं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी उन्हें उस समय जानकारी थी नहीं, उन सारी चीजों को वो बता नहीं पाए, तो यह उनकी काफी विफलता थी। दूसरी बात कि भारत के अंदर जो ज्यादातर जो है रेनफॉल जो होता है वह पर्वतीय वर्षा नहीं होती, पर्वतीय वर्षा नहीं होती, यानी कि वह कन्वेक्शनल भी रेनफॉल होता है और उसके अलावा वह ओरोग्राफिक भी है, साथ ही साथ साइक्लोनिक भी है। तो तीनों प्रकार की वह जो वर्षाओं का मिश्रण है इंडिया का। तो उन्होंने तो इस हिसाब से अगर देखते तो वो तो कौन सिर्फ किस प्रकार का बनता, ओरोग्राफिक रेनफॉल बनाता, क्योंकि फिर वो तो क्या तिब्बत की ओर आता तो हिमालय से टकराता और वहां से रेनफॉल की बात करें। लेकिन यहाँ तो साइक्लोनिक चक्रवाती वर्षा भी होती, उसके अलावा यहाँ पर तो जो है हम बात करते हैं ओरोग्राफी पर्वतीय वर्षा की, इसके अलावा यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा की होती है। तो तीनों प्रकार की रेनफॉल होती है, ये तो बहुत अलग बात है, तो ये वो बताने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस बात को फिर जो है धीरे धीरे नकार दिया गया कि ये अकेला सिद्धांत व्याख्या करने में समर्थ है। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है, नाम है फ्लॉन। फ्लॉन ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है गत्यात्मक सिद्धांत या डायनेमिक थ्योरी। तो देखिए लिखता हूं, फ्लॉन का गत्यात्मक सिद्धांत, गत्यात्मक सिद्धांत, ये दूसरा इंपोर्टेंट सिद्धांत था। इसे इंग्लिश में ये तो थर्मल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और गत्यात्मक का मतलब डायनेमिक होता है। तो ये डायनेमिक की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें।
तो फ्लॉन ने क्या बताया गद्यात्मक सिद्धांत के अंदर, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, यहाँ थोड़ी सी चेंज बात, उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़े। उनमें तो क्या क्या हाइली का तापीय सिद्धांत में तो क्या है, तापमान के बारे में बताया उन्होंने कि तापमान जो है वेरी करता है, तो जो फिर जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर बन जाते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर बन जाते हैं तो हवाएं खिसकती है तो जो है मानसून का जो ऑनसेट हो जाता है। अब फ्लॉन ने अलग बताया, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वह घूमती है, पृथ्वी के घूमने के कारण उसकी हवाओं की पेटियां बनती है। लेकिन ये भी आधी बात बताई उन्होंने, क्योंकि पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात का मतलब क्या है, अर्थ के ऊपर प्रेशर जो बेल्ट है वह दोनों कारणों से बनती है, थर्मोजेनिक भी होती है, यानी कि थर्मल टेम्परेचर से भी बनती है, जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की हम बात करें तो जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बनता है, तो वह जो हाई टेम्परेचर के कारण बन रहा है। पोलर अगर हाई बन रहा है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना, तो वह जो लो प्रेशर के कारण बन रही, लो टेम्परेचर के कारण बन रही है ना। तो यह बात तो हेली बता रहा था, हेली के तात्विक सिद्धांत से ये तो पता चल रही थी। लेकिन पृथ्वी के घूमने से हवाएं जो है वह ऊपर उठती है, और किस जगह पर घूम जो है वह हवाएं नीचे उतरती है, तो जिस जगह से हवाएं ऊपर की ओर उठेगी तो वहां लो प्रेशर बनेगा, जहां हवाएं नीचे उतरेगी तो वहां हाई प्रेशर बनेगा। तो इस बात को फ्लॉन ने बताया और कहा कि जिस तरह से प्रेशर की बेल्ट जो है वह डायनेमिक गत्यात्मक सिद्धांत में वह खिसकाव आता है उसकी प्रेशर की बेल्ट, और उसी को उन्होंने एक टर्म दिया यहाँ पर, और यही से इसकी व्याख्या करते हैं ITCZ। ये ITCZ क्या है आपको समझाना पड़ेगा, और समझाता हूँ मैं ये क्या चीजें दिखते हैं ना, इसके बारे में बात करते हैं कि ITCZ क्या है। ये फ्लॉन का गत्यात्मक सिद्धांत डायनेमिक थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि जब सन नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर में जाता है, बदलती, तो फिर टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर बदलता है तो उसी को उन्होंने कहा कि जो है वायुमंडल वायु पेटियां या वायु दाब की पेटियां जो वो खिसकती हैं, और वायु दाब की पेटियां खिसकती का मतलब ITCZ खिसकता है। और ITCZ क्या है, एक प्रकार का यह समझे हम कि यह वह पार्ट है जो कि हवाओं के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। ये जिसकी ओर खिसकेगा उसकी ओर हवाएं मुड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यह खिसकने से क्लाइमेट यानी मौसम के अंदर या जलवायु के अंदर परिवर्तन कैसे पड़ता है, इसी को हमें समझना है। तो यह प्रेशर की बेल्ट खिसकने से संबंधित है, गत्यात्मक सिद्धांत से प्रेशर से संबंधित, ये किससे, तापमान से संबंधित, ठीक है। अभी इसको समझाएंगे, एक पूरी की पूरी मैं व्याख्या करवा दूंगा आपको, तो सारी चीजें समझ आएंगे। अब जस्ट इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हमें कम से कम 20 से 25 अलग अलग देखने को मिलती है, जिन्होंने अलग अलग, किसी पी कोटेश्वर ने बताया, चिदम्बरम ने बताया ना, स्टैम्प ने बताया, तो अलग अलग लोग हमें, RL सिंह ने बताया, तो अलग अलग लोग मिलेंगे, उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें रखी। लेकिन उसमें से एक और इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ तीसरे सिद्धांत के रूप में हम ले सकते हैं, और वह है हमारा जेट स्ट्रीम किस तरह से काम करता है। इन सभी को एक साथ मिलके मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे बना। लेकिन पहले ये ले लें जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम थ्योरी। अब ये जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है, तो इसको समझते हैं। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी का संबंध जो है वह किससे है, जेट स्ट्रीम थ्योरी का संबंध जो है वह मानसून, भारत के मानसून में किस तरह से बदलाव आता है, कैसे चेंज हो रहा है, उससे संबंधित है। पूरी धरती पर सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये देखा गया कि फ्लाइट जो उड़ती है आकाश, तो शोभ मंडल यानी कि हम ट्रोपोस्फियर की ऊपरी बेल्ट की बात करें, ट्रोपोपाउस की बात करते, तो वहां देखते हैं हम, तो उसकी ऊपरी परत में कुछ हवाएं सर्पिलाकार सांप के जैसी चलती हुई हवाएं, नैरो पाथ में चलती हुई, और बहुत
तेजी से खतरनाक चलती हवाएं वहां देखने को मिलती है। और उनका एक निश्चित पाथ होता है और जिन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम भी यह ही एक विशेष जिम्मेदार कारक है जिसको बहुत बाद में पता चला है। ये क्या बताता है? तो इसमें ऐसी एक बात है कि हवा जो है, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर इसने बताया कि जो है तिब्बत के पठार का ज्यादा गर्म हो जाने के कारण वहां लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर होकर के हवा जो ऊपर की ओर उठ गई। अब हवा वहां पर ऊपर की ओर उठ गई, अब वो कहाँ गई? तो वह क्षोभ मंडल तक पहुंची। और क्षोभ मंडल की बाद में पृथ्वी क्या है, देखो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती, ऐसे घूम रही। वेस्ट से ईस्ट की ओर जब घूमती है अर्थ, ऐसी कंडीशन में हवाओं का जो है खिसका उल्टी दिशा की में होना है, क्योंकि ऐसे घूमेगी तो हवाएं ऐसे चलेगी। तो ऐसे चल रही है तो हमारा इंडिया का देखो कहाँ का, हमारा इंडिया तो ट्रॉपिकल के अंदर पड़ रहा है, एरिया ट्रॉपिकल एरिया में पड़ रहा है। और ट्रॉपिकल बेल्ट की बात करें तो यहाँ से ऊपर उठी कहाँ से? तिब्बत के पठार से, और वहां से चलती हुई कोलकाता से होती हुई बेंगलुरु के पास से होती हुई यह आगे बढ़ते 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 यह रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन यानी मॉरिशस की बात करते हैं, मॉरिशस के आइलैंड के आसपास जाकर के वो नीचे उतरती है और वहां प्रेशर बनाती है हाई। और वहां पर प्रेशर हाई बनता है, जमीन पर अब नीचे हाई बना प्रेशर, क्योंकि वहां से हवाएं नीचे उतरी है। जमीन का मतलब वो लैंड का पार्ट नहीं है, वहां पर वाटर का पार्ट, तो वाटर के पार्ट के ऊपर हाई प्रेशर बन गया। और लो प्रेशर कहाँ बना हुआ है? इसी लैंड मास के ऊपर देखेंगे तो तिब्बत के पठार पर बना हुआ है। तो यहाँ से हाई प्रेशर और वो लो प्रेशर तो अब नीचे जा रही है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ से जो है इस तरह से एक ऐसा एक साइकिल बनता है नीचे से ऊपर की ओर। इसी साइकिल को हमने यहाँ बात करते हैं, यह जेट स्ट्रीम भारत के अंदर भारत की मानसून जलवायु के लिए प्रभावकारी होती है और ये उसे प्रभावी रूप से प्रभावित करती है। ठीक, इसके अलावा एक और जो आपको जरूरत पड़ती है थ्योरी की, वो चौथी फोर्थ थ्योरी है, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्या है फोर्थ थ्योरी? ये कहती है कि अल नीनो ला नीनो की बात। तो ये अल नीनो क्या है? अल नीनो के बारे में बातचीत करें। तो अल नीनो का प्रभाव भी हमारी भारतीय जलवायु पर, या कहा जाए कि भारत के मानसून के ऑनसेट पर, या भारत के अंदर कितनी रेनफॉल होनी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी बात करते हैं, फिर मैं आपको सारी चीजों को समझा देता हूँ। तो अल नीनो किसको बोलते हैं, अल नीनो क्या है और ला नीनो क्या है? तो अल नीनो एब्सेंट होता है तो ला नीनो कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह है बोतल, जैसे हम कहते हैं गिलास के अंदर पानी है, तो गिलास के अंदर पानी से भरी हुई है और नहीं है कुछ भी, तो क्या कहते हैं? गिलास खाली है। तो बात ये है, अल नीनो आता है तो अल नीनो है। जिस साल अल नीनो नहीं आए उसे हम क्या बोलते हैं कि अल नीनो नहीं आया, ऐसा नहीं बोले, ऐसा बोलेंगे ला नीनो आ गया। बस ये इसका विपरीत बात है, अपोजिट है। अब ये क्या चीज है? तो यह एक प्रकार की हम बात करते हैं कि एक समुद्र के अंदर पेरू के तट पर, प्रशांत महासागर का साउथ ईस्टर्न पार्ट कहते हैं, तो पेरू के तट पर साउथ अमेरिका में, वहां पर एक प्रकार की नई जलधारा उत्पन्न हो जाती है, एक गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाती है। और वह गर्म जलधारा जब ऊपर की ओर से चलती है तो नीचे से ठंडी जलधारा, जो पेरू की ठंडी जलधारा, उसको अपवेलिंग कराती है। अपवेलिंग का मतलब एक तरह से पुल करवाती, खींचाती है। क्योंकि जैसे क्या कहा कि कोई ऊपर गर्म है और नीचे ठंडा है ना, तो क्या होगा, वहां से ऊपर से गुजरने पर वह नीचे की ओर से अपवेलिंग होगी, ये वाली कंडीशन। तो वहां से नीचे से ऊपर की ओर आती है, तो ऊपर की ओर आती है तो वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल करती है, बहुत ज्यादा तबाही लाती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। वहां क्या ऊपर जब गर्म धारा चलने लगती है तो वहां का प्रेशर क्या होता है, ऊपर का प्रेशर जो लो हो जाता है। लो प्रेशर हो गया, इसका मतलब हाई प्रेशर जहां कहीं भी है, उस हाई प्रेशर से हवाएं खींची हुई सीधी आएगी। ये ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, न्यू गिनिया से, यहाँ से सारी हवाएं जो खींची हुई चली जाती है कहाँ पर? साउथ अमेरिका के पेरू के तट पर, और वहां जाकर के रेनफॉल करवाती है जबरदस्त। यह हम लगभग 25 दिसंबर के आसपास की घटना होती है जब आती है। और इसीलिए इसे यीशु शिशु यानी कि ईसा मसीह के जन्म है 25 दिसंबर की बात, क्रिसमस के समय की बात, तो इसीलिए उसे वहां टर्म दिया जाता है अल नीनो।
अल नीनो, यानी छोटा यशु बोलते हैं। और वहां जबरदस्त रेनफॉल होती है। तो हमारे यहाँ से तो सारी की सारी रेनफॉल वाला एरिया जो था, जहाँ होनी थी, वो सारा खींच के ले गया पेरू वाले एरिया, और वहां जाके जबरदस्त रेनफॉल हो गया। तो हमारे यहाँ पर जो हवाएं जो थी भारी वाली, जो आकर के हमारे इंडिया की तरफ आती वहां से, और यहाँ रेनफॉल अच्छी करती, वो हवाएं तो वहां से आई ही नहीं, वो तो कहाँ चली गई, पेरू की ओर चली गई। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में रेनफॉल की बड़ी कमी, यानी कि ऑनसेट, जो मानसून का ऑनसेट होगा वो बहुत ही कम होगा। यहाँ पर लगभग अकाल जैसी कंडीशन आएगी, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होगी, अकाल जैसी कंडीशन बनेगी, और यही हमारे अल नीनो हमारी कमजोर मानसून बनाएगा। हमारे इंडिया का मानसून जब भी अल नीनो आएगा, यानी कि पेरू के तट पर रेनफॉल होगी, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, मानसून कमजोर पड़ेगा, रेनफॉल कम होगी, अकाल जैसी कंडीशन भी कहीं देखने को मिलेगी। अब जब अल नीनो न आता हो तो फिर हम क्या बोलते हैं, फिर कहते हैं ला नीनो। तो ऐसा माना जा रहा है, कोई फिक्स तो नहीं, इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया जा रहा है, बहुत इसकी स्टडी अभी भी की जा रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 6 साल बाद यह साइकिल अपना बदलता है। तो जिस साल अल नीनो आता है उस साल ला नीनो नहीं आता, जिस साल अल नीनो नहीं आता है उस समय ला नीनो होता है। ला नीनो में क्या होता है, ला नीनो में यह होता है कि वह जो पेरू के तट के ऊपर जो गर्म जलधारा प्रकट हो रही थी, वह प्रकट नहीं होती है। तो वह पेरू की ठंडी जलधारा ही चल रही है, तो वहां ठंडी जलधारा, इसका मतलब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम का मतलब प्रेशर हाई, और वहां पर प्रेशर जब हाई होता है तो हमारे इंडिया के इस वाले एरिया में, जैसे कि यह तिब्बत का पठार के कारण गर्म हो रहा था, ये हवाओं को जो है खींच रहा है अपनी ओर, तो ऑस्ट्रेलिया से, न्यू गिनिया से, इंडोनेशिया से, इस वाले एरिया से, और हमने जैसा कि इसके कारण हमने कहा जेट सिस्टम के कारण, तो वहां रीयूनियन द्वीप यानी मॉरिशस से, मेडागास्कर के निकट से सारी हवाएं घूमती घूमती सारी इंडिया की ओर पड़ती है, ये तिब्बत के पठार की ओर जाने की कोशिश। तो उस समय में जबरदस्त यहाँ पर रेनफॉल होती है, और इस कंडीशन, क्योंकि वहां पर क्या नहीं आया है, अल नीनो नहीं आया है, तो इसे हम ला नीनो की पोजीशन बोलते हैं। तो जब ला नीनो की जो है हमारे यहाँ की साउथर्न ऑसिलेशन या दक्षिण दोलन बोलते हैं, तो यानी कि दक्षिण दोलन का मतलब हमारे हिंद महासागर के अंदर की जो हवाएं जो है वह तिब्बत के पठार की ओर बढ़ रही है, वर्षा रेनफॉल लेके, तो इंडिया में जबरदस्त रेनफॉल होती है। ठीक है, तो यह अल नीनो ला नीनो का भी इफेक्ट है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसको पूरी चैप्टर को, जहां तक हमने अब तक पढ़ा है उस चैप्टर को पूरा मैं वापस समझाता हूँ बोर्ड से, एक एक पार्ट को लेकर। देखें आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है, पहले वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। चाहे वह आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे आप नेट की कर रहे हो, चाहे एलटी की, या फिर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, या सारी कंपटीशन के अंदर जब क्लाइमेट की बात आएगी, क्लाइमेट से जो प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न हम कर लेंगे। क्लाइमेट बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, या आसान नहीं है इसको समझना, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग प्रकार से थ्योरियां दी है, जिसको जो ठीक लगा उसके हिसाब से, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो सारी मैंने आपको समझा रही हूँ। अब उसके अंदर जैसे इसकी डेफिनेशन, इसका मानसून होता क्या है, मानसून के सिद्धांत कौन से जो हम पढ़ रहे हैं, मानसून के प्रकार क्या है, यानी मानसून का ऑनसेट के हिसाब से कौन कौन से रेनफॉल के बारे में बात करेंगे, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और उसके अलावा कोपेन का, फॉर्मवर्ट का, टिवार्था का, और आरएल सिंह का, जो हमारे इंडिया को अलग अलग क्लाइमेट के अंदर बांटा गया है, जैसे एएमडब्ल्यू, एमडब्ल्यू, सीजीएल, ऐसे है ना, तो वो कौन कौन से पार्ट है, वो वाला यहाँ से पार्ट ये काफी डिफिकल्ट है इसको समझना, इसलिए ये टॉपिक हमारा कम कम जो है 3 से 4 दिन चलेगा, बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे, फिर आपको और एक एक को जो है डायग्राम के द्वारा हम करते जाएंगे, तो आपको कुछ मैपिंग बताता जाऊंगा मैं। तो अब इस वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए। तो इन चीजों को वापस मैं समझाता हूँ, और ये वाली पार्ट आगे की क्लास में। अब ITCZ क्या, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं इंडिया वाला पार्ट।
यहां से गुजरी इक्वेटर, या इक्वेटर गुजरी यानी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा गुजरी। अब यहीं पर अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे आएंगे, तो यहीं पर पड़ता है सुमात्रा, फिर यहाँ पर जावा आइलैंड्स, ठीक है, नीचे की ओर हम ले आए, जिसके पे हालांकि फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा कि यह डायग्राम बनाया ऑस्ट्रेलिया ले लिया, और इधर की साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, चलिए समझने की बात। और यहाँ वाला जो कोस्टल एरिया या ये समझ गया पेरू का, ये पेरू, ठीक है, और यह मेडागास्कर, मेडागास्कर के पास ही क्या पड़ता है, मॉरिशस, मॉरिशस, ये मेडागास्कर, और ये वाला पार्ट है अफ्रीका का पार्ट, ले लिया अफ्रीका। ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, भारत है, और भारत का ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसी वाले पार्ट को ये हमारा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके, ये इंडो चाइना हो गया, इंडो चाइना, हिंद चीन के बारे में, यह हमारा इंडिया है, यह अरेबियन पेनिनसुला हो गया, अरेबियन पेनिनसुला। देखते हैं अब इसको आगे, पहले डायग्राम, और ये है ऑस्ट्रेलिया, डायग्राम बनाएंगे पहले आप, और फिर जो है इसको देखेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाइए पहले, 1 मिनट के बाद फटाक से फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पूरा खींच, तो सभी थ्योरियों को मैं सम्मिलित करता हूं यहाँ, और उसी सब थ्योरियों से इसको हम तैयार करते हैं। सबसे पहले जैसे हेली ने बताया तापीय सिद्धांत, उसने कहा कि तिब्बत का जो पठार है काफी हाइट पर है, तो ये क्या होता है, यह गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा गर्मियों के समय में, जब सन कहाँ होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ क्या है, जब गर्मी ज्यादा होगी, यानी टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ की हवाएं क्या होगी, गर्म, यहाँ की हवाएं गर्म होगी तो वो क्या होगी, हल्की, और हल्की होगी तो वो क्या होगी, ऊपर उठ गई, ऊपर की ओर। अगर जब ऊपर की ओर उठ गई है तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर क्रिएट, कैसा प्रेशर हुआ, लो प्रेशर, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, पहली बात, आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला नीचे वाला, इस वाले पार्ट में क्या हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, और इसकी अपेक्षा वहां लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर जाएगी, तो ये हवाएं जो है, यानी कौन सा, ये तो ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी,
और ये कौन सा अरेबियन सी। तो यहाँ से हवाएं जो अब यहाँ ऊपर की ओर उठती चलेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से भी कुछ हवाएं चलेगी ऐसे। और वहां कहाँ जा रही है, वह तिब्बत के पठार की ओर बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हो कि किसका पार्ट है, ये तो समुद्र का पार्ट है, आगे है हिंद महासागर की पार्ट, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी। तो वहां से ये हवाएं जब चल रही है तो साथ में नमी लेती है, नमी लेके चलती है ऊपर की ओर, और उसी को हम बोलते हैं मानसून पैदा हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे अराब अपने ये कौन सा हिमालय, और हिमालय ये वाली अरावली, ये वेस्टर्न घाट, और यहाँ गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां। तो यहाँ पर जो है जहां जहां टकराएगी वहां रेनफॉल होता है, अच्छा रेनफॉल होता है। लेकिन यह हेली ने बताया सब, बात तो सही की गलत उसने नहीं किया, और ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन बहुत सारी चीजों को वो समझा नहीं पाए क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं। तो पहला तो ये सिद्धांत बिल्कुल सही है और यह होता ही है। अब इसमें और भी क्या क्या चीजें सहयोग करती है उसको देख। बोलता है कि यहाँ ITCZ के बारे में, तो ITCZ, ITCZ क्या है, तो यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये क्या होता है, तो यह वो एरिया है जहां पर हवाएं दोनों तरफ से आकर के नीचे उतरती है, दोनों तरफ से हवाएं आकर के यहाँ टकराती हैं, टकराने के बाद वो ऊपर की ओर उठ रही है हल्की होने के कारण। तो ये कहाँ है, तो हम इसकी अगर बात करें तो यह वाला पार्ट जो है 0 से 10 ऊपर वाला मान लेते हैं और 0 से 10 साउथ वाला मान लेते हैं। यह वाला इसका मैक्सिमम विस्तार कहते हैं, होता तो 5 तक डिग्री तक ही है, 5 से 6 7, लेकिन 10 का मान लिया। तो उसमें क्या देखो, यहाँ से ट्रेड विंड ऊपर से आ रही है ऐसे, और यहाँ से नीचे से ट्रेड विंड आ रही है। तो ट्रेड विंड तो आएगी क्योंकि क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही है। विंड को अगर आपने सिस्टम को समझा है तो समझे क्लाइमेट का मतलब क्या है। जब आपने क्लाइमेटोलॉजी इधर पढ़ रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी, तो ये समझ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल पड़ रहा है। तो यह कहाँ से आया है, यह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आता है, जिसे हम कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी अश्व अक्षांश कह रहे हैं, उस जगह से आ रही है ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें आ रही है, और यहाँ आकर के जैसे यहाँ आ रही है और जिस जगह पर आपस में टकराती हैं, टकराएगी क्यों, क्योंकि यह लो प्रेशर बेल्ट है, इसे डोल्ड्रम बोल रहे हैं, पता होना चाहिए आपको, डोल्ड्रम वाला एरिया। डोल्ड्रम में मतलब क्या, शांत हवाएं है वहाँ बिल्कुल, और उसकी डायरेक्शन जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर धीरे धीरे चल रही है, बहुत ही शांत हवाएं और ऐसे चल रही है, और बाद में वो हल्का होने के कारण ऊपर उठ रही। हल्की क्यों है, वहाँ प्रेशर लो क्यों है, वो डोल्ड्रम क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि इस वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो हवाएं वहाँ गर्म है, गर्म है तो वो हल्की है तो उठ रही। दूसरी बात, ये डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है वेस्ट ईस्ट की ओर, और इसीलिए साथ साथ धीरे 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 वो इस डायरेक्शन के अंदर भी साथ साथ धीरे धीरे चल रही। अब ये दोनों हवाएं जब आकर के यहाँ टकराती है तो टकरा के ऊपर की ओर उठ रही, हल्की तो थी, टकराई और ऊपर की ओर उठी, और इसी बेल्ट को हमने कहा ITCZ, यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। कन्वर्ज का मतलब एक दूसरे की ओर आकर के मिलना, कन्वर्ज होना ऊपर की ओर। तो यह जो बेल्ट था, यह लो प्रेशर बेल्ट वाला जैसे कहा गया है, जो टकराने का पार्ट है, ये इस चीज को ले लेते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ है। इस वाले पार्ट को क्या देखते हैं, ये वाला पार्ट क्या होता है कि जब तिब्बत का पठार गर्म होता है, ये फ्लॉन बोल रहा है ना, वो तो कह गया कौन, हाँ क्या कह चले गए। अब हेली, अब दूसरा फ्लॉन बोल रहा है, जिसकी सेकंड हमने कहा कि यह वाला पार्ट इसका खिसकाव होता है, खिसकाव कहाँ होता है, यहाँ पे। अब खिसकाव इसका जो यहाँ तक होगा, इस वाले बेल्ट तक आएगा ये, क्यों खिसका, क्योंकि यहाँ प्रेशर जाता लो प्रेशर, तो यह वाला पार्ट जो है यह नॉर्थ की ओर खिसका और यहाँ तक पहुंच गया। अगर यहाँ तक पहुंच जाएगा द्रोणी बना देगा, द्रोणी का मतलब एक दो पहाड़ों के बीच में एक जैसे नदी चल रही है, घाटी बनाई उसने, तो वैसे के वहां प्रेशर की घाटी बनी है, जहाँ लो प्रेशर है तो प्रेशर की घाटी बनी, इसका मतलब पहाड़ों से नदियां उसके अंदर आएगी, उस घाटी में छोटे मोटे नदी नाले सेम का सेम बात ही बनाती है। तो ये वाला पार्ट खिसक के यहाँ तक आ जाता है, जब यहाँ तक आ जाता है यानी ये तो लो प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर बन गया, यहाँ तक आकर के द्रोणी बन गई। तो यहाँ से उसकी ओर बढ़ने के लिए यानी एक तो पुल ये काम कर रहा है, दूसरा पुल ये काम कर रहा है, तो दो पुल काम कर रहे हैं इसके लिए यहाँ।
तो यहाँ से खींची हवाएं जो खिसकती है तेजी से यहाँ की ओर आएगी और रेनफॉल करवाएगी। इसने कहा कि ऐसे भी होता है ITCZ का खिसका। अब गर्मियों में ऐसा संभव है ना, लेकिन जब सर्दियां आती है तो वो तो क्या सन तो कहाँ गया, साउथ हेमिस्फीयर में चला गया। साउथ हेमिस्फीयर में चला गया तो यह वहां पर प्रेशर कम हो गया, कम प्रेशर, तो इसका खिसकाव जो वापस अब जो यहाँ आई थी अब वापस खिसकाव उसका यहाँ तक वापस वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा तो वापस खिसकाव ऊपर की ओर जाएगा। यानी ITCZ के खिसकने से, नॉर्थ में खिसकने से हमारा मानसून का ऑनसेट होता है और नीचे से खिसकने से वापस वह लौट जाता है मानसून। ऐसा बताया, पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए वो, लेकिन ऐसा हुआ, क्योंकि बाकी जितने भी जो मिला जुला कॉन्सेप्ट बताया ये। इसके अलावा तीसरा जेट स्ट्रीम के बारे में बात। जेट स्ट्रीम का क्या है, तो देखो इस वाले एरिया से तिब्बत से यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर एक ईस्ट से आ रही एक सर्पिलाकार हवा, जिसको हमने जेट स्ट्रीम कहते हैं। कहाँ है वो, ऐसा नहीं कि जमीन पे चल रही, वह ट्रोपोस्फीयर में चल रही, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में चल रही है, जहाँ ट्रोपोपाउस कह रहे हैं। तो यह यहाँ जब यह वाला पार्ट बात करते हैं तो ये कैसा हो गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया। तो लो प्रेशर तो हवा तो ऊपर की ओर उठी, तो यह ऐसा मानना है कि यहाँ से यह हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो वह इधर की ओर खिसकती है, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट तो इधर की ओर है, ऊपर तो हाई प्रेशर है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो पोल की ओर जा रहे हैं, पूरा का अर्थ के रूप में जा रहे हैं, इक्वेटर। तो यहाँ है इक्वेटर पर लो प्रेशर, तो यहाँ से जो हवा ऊपर उठी है और वह ऐसे आ रही ऊपर आकाश में आ रही, आकाश में तो ये चलते चलते यहाँ से पहुंची कहाँ, यहाँ आकाश में, यहाँ कलकत्ता तक, यहाँ वाला पार्ट यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से यह इसकी ऐसे खिसक रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, इस तरह से डायरेक्शन आ रही है ना। हाँ तो देखो ये ट्रेड विंड की डायरेक्शन है। अब वो खिसकती ऊपर से आकाश में आ रही थी, चलते चलते यहाँ तक आई, यहाँ से चलते चलते वह ऊपर में आकाश में भी बेंगलुरु से यहाँ से होती अब निकट मॉरिशस पर आकर के बिल्कुल वह समुद्र की सतह तक आ जाती है। और यहाँ सब वो हवा जो ऊपर से उठी हुई हवा जो यहाँ तक गिरी, ये जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण हुआ ऐसा, ठीक है। उसने ऐसा यहाँ करके, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इस वाले एरिया में हाई हो गया। अब हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर है, ये जमीन की बात करें, यहाँ जमीन पर हाई लो प्रेशर और यहाँ जमीन पर हाई प्रेशर। जमीन का मतलब वाटर का पार्ट और ये लैंड का पार्ट है तो अर्थ, लेकिन जो हवाएं ऊपर की ओर वो आकाश में गई है और आकाश में त्रिकोशीय संचरण का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब फिर अब यहाँ हाई प्रेशर वहां लो प्रेशर, तो अब ये हवाएं सेम का सेम ऊपर की ओर बढ़ रही है और ये भी मानसून को प्रभावित कर रही है। तो हमने हेली देखा, फ्लॉन देखा और जेट स्ट्रीम देखा, ये तीन बातें देखी, तो तीनों मिलाकर के इस बात को इस तरह से कहते हैं। अब हम बात करते हैं और की, जिसको हमने कहा नाम टर्म दिया प्रॉपर, कोई भी बोलते हैं प्रॉपर ITCZ भी काम करता है। तो अगर हमने जो इसे फ्लॉन के को कहा और फ्लॉन के साथ ही ITCZ जोड़ दिया तो ज्यादा बेटर होगा। आगे एक हमने कहा अल नीनो वाली बात, तो अल नीनो को भी समझो। अल नीनो में कहा क्या है, देखो ये वाला इक्वेटर, तो यहाँ पर क्या है, कभी कभी यहाँ से एक जल धारा परमानेंट चलती है पानी में, समुद्र में, और उसे कहते हैं पेरू की ठंडी जल धारा। इसे हम मोल्ड में खोजा था, इसलिए इसे बोलते हैं हम मोल्ड की जल धारा नाम देते हैं। ये हमेशा प्रभावी है और ये प्रभावी रूप से अपना काम करती रहती है, और इस कारण इस वाले एरिया का प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर यहाँ हाई रहता है, ठीक है, जनरली कंडीशन कह रहे हैं ना। और यहाँ टेम्परेचर लो कर दिया, प्रेशर हाई कर दिया, तो इस कारण इसी वाले एरिया में डेजर्ट भी बन गया है परमानेंट, उसको बोलते हैं अटाकामा का डेजर्ट, ठीक। अब यहाँ हम बात करते हैं कभी कभी जैसे का अल नीनो जब आता है, अल नीनो आने की कंडीशन क्या है, इस इक्वेटर से यहाँ की ओर से इधर की ओर एक गर्म जलधारा उत्पन्न, इस दिशा में एक गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाती है। जब यह ऊपरी सतह गर्म तो ऊपर ना, ठंडी नीचे चलती, ठंडी भारी है और गर्म हल्की ऊपर है, तो ये ऐसे जब चलती है तो नीचे से पानी को ऊपर खींचती है, ठंडा पानी ऊपर की ओर, इसी को हम अपवेलिंग बोलते हैं। और इसी कंडीशन जब ये गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो अब समझना इसको। अब यहाँ क्या प्रेशर कैसा बन गया, इसके गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ प्रेशर लो हो गया, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से यह इंडोनेशिया का पार्ट या न्यू गिनिया का पार्ट है ना, इस वाले पार्ट से सारी की सारी जो है हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं
क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो यहाँ क्या पास पास की हाई प्रेशर, तो ये हवाएं सारी जो है इधर की ओर चली जाती है और यहाँ आकर के तट पर वर्षा करवाती है, रेनफॉल करवाती है, एक तरह से तूफानी वर्षा जबरदस्त। और यहाँ पर मछलियां भी फिर मरने लगती हैं, फसलें खराब हो जाती है, तबाह हो, बाढ़ तबाही वहां पर ना, बहुत जबरदस्त वर्षा होती है। इसने तो यहाँ तो इसे बाढ़ की कंडीशन तबाही ले आई, इस वाले पानी को खींच करके ले आया और ऐसी कंडीशन में ये सारी यहाँ की ओर चली गई। तो हमारे इस वाले एरिया में वहां जब अल नीनो आया तो हमारे इस वाले एरिया में अब ये हवाएं ऊपर की ओर इतना प्रेशर से नहीं जा पाएगी, क्यों? तो उधर की ओर खिसक गई। तो इन वालों ने इधर पर रेनफॉल करवाने में अब कोई योगदान नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब अल नीनो यहाँ आता है तो ऐसी कंडीशन में इंडिया की मानसून तो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है ना, या फिर जो है वर्षा रेनफॉल प्रॉपर होती नहीं है। जब ये कंडीशन नहीं होती है, जब ये कंडीशन नहीं होती है तो इस समय कंटिन्यूस इसी तरह से चलता रहा है। और इसी को जब ये कंडीशन नहीं होती इसी को कहते हैं ला नीनो। ला नीनो का मतलब यह कंडीशन नहीं हो रही है, अल नीनो नहीं हो रहा, ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है, यहाँ प्रेशर लो नहीं होता, हाई रहता है। हाई प्रेशर जब रहेगा तो हवाएं जो है उधर की ओर भागेगी, हवाएं इधर की ओर आएगी। तो अल नीनो की कंडीशन में हमारे इंडिया का मानसून कमजोर और ला नीनो के समय हमारे नॉर्मल कंडीशन को ला नीनो कह रहे हैं। अल नीनो तो स्पेसिफिक कंडीशन है वो। साउथ साउथ ओसिलेशन, साउथ ओसिलेशन किसको बोलते हैं, या वाकर चक्र भी बोलते हैं, वाकर चक्र या साउथर्न ओसिलेशन। साउथर्न ओसिलेशन का मतलब हवाएं जो है इस प्रकार से इस तरह से ओसिलेट करने वाली बात। ओसिलेट करने वाली बात दो तरह से होती है, एक तो आईटीसीजेड से, आईटीसीजेड ऊपर नीचे खिसकेगा तो हवाओं की डायरेक्शन चेंज होगी। दूसरी है अल नीनो के कारण। अल नीनो में क्या होगा, वहां जब अल नीनो आएगा तो हवाएं जो है खिसकते खिसकते इधर की ओर आएगी, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो ये वाली हवा इधर की ओर में जाके वापस ऊपर की ओर उठेगी, इधर की ओर या ऊपर की ओर। तो ये वाला जो साइकिल है हिंद महासागर के अंदर जो है अल नीनो न आने के कारण या आने के कारण जो साइकिल चलता है उसे हम वाकर चक्र या दक्षिण ओसिलेशन बोलते हैं। यह हमारा मानसून का इंपोर्टेंट होता है कि इंडिया की मानसून का ओरिजिन कैसे होता है, इसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। तो आपको इफेक्ट याद रखने हैं, कौन कौन से इसके इफेक्ट, ठीक। दूसरी बात, कल हम पढ़ेंगे ऑनसेट ऑफ द मानसून। मानसून भारत में कैसा आता है, बस उसका विस्फोट कैसे होता है, वापस लौटता कैसे है, आम्र वर्षा क्या होता है, काल वैसाखी क्या होता है, कब चेरी ब्लॉसम क्या होता है, रेनफॉल कैसे कैसे कहाँ होती है, ठीक है। फिर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फिर उसके बाद में इंडिया के क्लाइमेटिक जोन कौन कौन, तो इंडिया को कौन कौन से क्लाइमेट के अंदर हमने बांटा है और अलग अलग लोगों का बांटना उसके बाद, इस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जो रिपीट करना, बुक से पढ़ना, कहीं डाउट आए तो मुझे पूछना, ठीक। और इसके अलावा कुछ इस चीज को मुझे बताना, बाकी जो है लगे रहिए कंटिन्यू ना, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। और